हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैट्रिक्स और सारणी की एप्लीकेशन पर एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है आपका व्युत्क्रम मैट्रिक्स और रैखिक इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन से मिलकर बना हुआ। इस अध्याय में हम सबसे पहले सहखंडज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे मैट्रिक्स का सहखंडज या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट ए आई जे के रूप में हो के संगत सारणी ए के प्रत्येक एलिमेंट ए आई जे के सहखंड एफ आई जे लिए जाएं, जो कि हम पहले से जानते हैं, तो मैट्रिक्स ए का सहखंडज निम्न प्रकार पर परिभाषित होता है, जिसे ए डी जे ए या एडजॉइंट ए भी कहते हैं, से व्यक्त करते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल एफ आई जे से बनी हुई मैट्रिक्स और जिसका ज्ञात करेंगे परिव्रत। ये एडजॉइंट ए का सूत्र है। यानी इसके अंदर मोटी मोटी बात हमें ये याद रखनी है कि हम प्रत्येक एलिमेंट के संगत सहखंड ज्ञात करेंगे, उन सहखंडों का एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स में हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। इस प्रकार अंत में हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वह किसी मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स होगा। उपरोक्त सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। एडजॉइंट ए इक्वल एफ आई जे का मतलब है F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसके ऊपर हम लगा देंगे टी। टी का मतलब कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, जिसे आगे जाकर F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33 भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। यानी हमें सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड ज्ञात करना है और फिर उस सहखंडों से हमें एक मैट्रिक्स बनाकर उसका परिव्रत ज्ञात करना है। अब यदि आपको सहखंड ज्ञात करने नहीं आते तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर एक नया लिंक देख सकते हैं, जिसके जरिए आप सहखंड भी ज्ञात कर पाएंगे। अब चलिए उदाहरण के जरिए सहखंडज मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें 2 गुणा 2 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वर्ग मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं कि सारणी के बनेगी 1, 2, 3 और 4 से मिलकर बनी हुई। अब मुझे प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना है और सहखंडों को आप याद कीजिए एड्रेस के हिसाब से F11, F12, F21 और F22 कहा जाएगा। और अगर आप याद करेंगे तो मैंने इनके चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको एक डायग्राम याद करने को भी कहा था, जिसमें कोई भी 2+ या कोई भी 2- एक साथ नहीं आते। अब F11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दिया तो शेष बचा इसमें 4। अब इस 4 के संगत चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, यानी आपको ये वाला प्लस देखते हुए 4 के साथ इस प्लस का गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि प्लस से गुणा करने पर चिन्ह नहीं बदलता, और मैंने पूर्व में भी आपको यही कहा था कि ऐसी स्थिति में हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब बात करते हैं F12 की। इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दिया तो शेष एलिमेंट बचा 3, उसका चिन्ह हम माइनस यानी बदलेंगे, यानी माइनस से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा -3। इसी प्रकार F21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दिया तो हमारे पास शेष बचेगा 2। इस आधार पर यहाँ 2 लिखा, जिसका चिन्ह हमें
बदलना है, यानी यहाँ बन जाएगा -2। और F22 का मतलब बनेगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर शेष बचा 1। तो इस आधार पर यहाँ लिखा 1, जिसका चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से एडजॉइंट ए जो बनेगा वो हमें इन F11, F12, F21 और F22 को लिखा एक मैट्रिक्स के अंदर और ऊपर लगा दिया T, जिसका मतलब हम जानते हैं कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है। तो मैंने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये हमें फाइनली एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल गई। तो इस प्रकार हमें किसी मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखना है। यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो 2 गुणा 2 कोटि की कोई वर्ग मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए, हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात किया है। तो इसका एडजॉइंट का उत्तर जो हमें ज्ञात हुआ है वो कुछ इस प्रकार ज्ञात हुआ है कि हमने इनको आपस में इंटरचेंज करना है और बचे हुए दोनों पदों का चिन्ह बदल देना है। तो इस प्रकार से यदि आप शॉर्टकट से एडजॉइंट ज्ञात करना चाहें तो इस प्रकार ज्ञात हो सकता है, लेकिन ये केवल 2 गुणा 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही लागू होता है। अतः हम इसके लिए एक सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होगा: एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A21 एंड A22 विल बी A22, A11 माइनस A12 माइनस A21। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ 2 गुणा 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स पर ही लागू होगा। इसके बाद हम एक अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि 3 गुणा 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स के लिए है। मेरे पास एक वर्ग मैट्रिक्स B है जिसकी कोटि है 3। अब मैं इसके प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करूंगा और आप याद कीजिए, इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कुछ इस टाइप से, जिसमें कोई भी 2 चिन्ह प्लस के या कोई भी 2 चिन्ह माइनस के एक साथ नहीं है। सारणिक का मान ज्ञात करने में भी हमने इस डायग्राम का यूज़ किया है। अब मैं प्रत्येक एलिमेंट के संगत उसका सहखंड ज्ञात करूंगा। सबसे पहले F11, इसका मतलब मुझे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाना है। अब ये जो शेष बचेगा इसको सारणिक समझते हुए हमें इसका मान ज्ञात करना है, जो कि 2 गुणा 2 कोटि की सारणिक है, जिसका उत्तर आएगा -12 माइनस 0, यानी ओवरऑल -12। यहाँ पर पहले सहखंड का चिन्ह नहीं बदला जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है प्लस। इसी प्रकार F12 के लिए पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर जो शेष एलिमेंट बचते हैं उनको हम सारणिक की तरह मानकर उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 गुणा -3 माइनस 6 गुणा 2, जिसका उत्तर आएगा -21, लेकिन इसके संगत चिन्ह है माइनस, तो इसका चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या यूँ समझे माइनस का गुणा किया गया। इसी प्रकार F13 यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाया तो शेष को सारणिक समझते हुए हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस 24, जिसका उत्तर बनेगा -24, और इसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अन्य सहखंडों के भी मान ज्ञात करते हैं। तो F21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाने पर, तो शेष आएगा +6 माइनस 0, ओवरऑल वैल्यू आएगी 6, लेकिन जिसका चिन्ह बदलूंगा तो बन जाएगा -6। इसी प्रकार F22 के लिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाया तो शेष आएगा -15 और +6, जिसका उत्तर बनेगा -9, और इसका चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाया तो 0 + 12, यानी यहाँ पर आएगा 12, और जिसका चिन्ह बदलेंगे तो आ जाएगा -12। फिर तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर -4 और +4 यानी कि 0, जिसका चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाया तो 10 और 3 बन जाएगा 13, जिसका चिन्ह बदलेंगे तो बन जाएगा -13। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाया तो 20 + 6 बन जाएगा 26,
जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार एडजॉइंट ए बनेगा। इन सारों को एलिमेंट की जगह रख देते हैं और इसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति से बना दिया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से बना दिया दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति से बना दिया तीसरा स्तंभ। तो ये एडजॉइंट ए का मान आएगा 3 गुणा 3 के लिए। टाइम टू टाइम क्वेश्चन करते करते आपको एडजॉइंट ए ज्ञात करना आसान फील होगा और स्पीड भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका सीधा सा मतलब है कि व्युत्क्रम ज्ञात हो सकता है या नहीं। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए उसकी सारणिक का मान नॉन जीरो हो तो ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए इन्वर्स ज्ञात हो सकता है और इस स्थिति में ए को व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि इसके विपरीत सारणिक ए का मान शून्य हो जाए तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता, यानी ए इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते और इस स्थिति में ए को अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब यदि ए इन्वर्स का अस्तित्व हो तो इसका एक सूत्र होता है ज्ञात करने का, जो कि कुछ इस प्रकार है। ए इन्वर्स इक्वल 1 सारणी के गुणा में एडजॉइंट ए, यानी जो आपने इसके पिछले सेक्शन में सहखंड मैट्रिक्स को ज्ञात करना सीखा है उसका उपयोग व्युत्क्रम ज्ञात करने में किया जाता है। इसको लेके हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने पहले भी लिया था। मेरे पास एक 2 गुणा 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, तो इस आधार पर सारणिक ए का मान हमें मिलेगा 1, 2, 3 और 4 से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर हमारे पास आएगा 4 - 6 यानी -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। तो हम इसके बाद एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे और 2 गुणा 2 कोटि के लिए हमने एडजॉइंट को ज्ञात करना सीखा है, जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं और शेष बचे एलिमेंट का चिन्ह बदल दिया जाता है। इसलिए ए इन्वर्स का मान होगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, जो बनेगा -1/2 और एडजॉइंट ए जो सारणी का वो है 4 - 2 -3 और 1 से बनी हुई। जिसको और आगे हल किया जाए तो -1/2 का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर दूंगा तो उत्तर बनेगा -2 +1 +3/2 और -1/2 से मिलकर बनी हुई सारणिक, जिसका ऑर्डर पुनः क्या बनेगा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार हम किसी भी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें सारणी के का मान नॉन जीरो हो उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके साथ हम एक कार्य और करते हैं जो कि हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। इससे आपको अगला सेक्शन समझने में हेल्प मिलेगी। हम इसी एग्जाम्पल में ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं, 2 मैट्रिक्स का गुणा करते हैं और मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ से करेंगे। तो इसका उत्तर बनेगा 4 - 6, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ से -2 और +2, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से 12 - 12 और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से -6 + 4। उम्मीद करता हूँ कि मैट्रिक्स का गुणा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसका उत्तर बनेगा -2 0 0 और -2 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में से कॉमन आ सकता है -2, तो शेष बचेगा 1 0 0 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब जो शेष मैट्रिक्स बच रही है वो एक इकाई मैट्रिक्स है और -2 सारणी के का मान है। इस प्रकार ए गुणा एडजॉइंट ए जो बन रहा है वो वास्तव में बन रहा है सारणिक ए इंटू I2। और यदि इसी प्रकार हम एडजॉइंट ए इंटू ए का मान ज्ञात करेंगे तो उसका उत्तर भी आएगा सारणिक ए इंटू I2।
अतः हम कह सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल सारणी K इंटू आई इज इक्वल एडजॉइंट A इंटू A मैट्रिक्स। वैसे तो आप जो आगे फॉर्मूले याद करने वाले हो जो प्रमेय के रूप में हैं वो यही हैं। इसके साथ कुछ अन्य सूत्र या प्रमेय भी हैं जिन्हें हम सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन सूत्र के रूप में हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। यदि A एक n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हो तो हमारा पहला सूत्र है जो कि हम अभी अभी सीख कर आए हैं। दूसरा सूत्र है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, यानी सहखंडज का भी सहखंडज याद करें तो उसका उत्तर होता है सारणी K की पावर n-2 गुणा में A मैट्रिक्स। नेक्स्ट सूत्र है एडजॉइंट ऑफ AT इज इक्वल ऑफ एडजॉइंट A का T। अगला सूत्र है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल ऑफ एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हमारा अगला सूत्र है A इंटू B का होल इनवर्स इज इक्वल B इनवर्स इंटू A इनवर्स। और अगला सूत्र है AT का इनवर्स इज इक्वल A इनवर्स T। हमारा अगला सूत्र है यदि हम A और A इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो उत्तर हमें मिल जाएगा I, और I मैट्रिक्स में एक के जैसे काम करता है। और आखिरी है यदि A गुणा B या B गुणा A का मान I आए तो इसका मतलब होता है कि A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स A। अब मैंने इसमें सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा है, यानी कौन सी प्रमेय या कौन सा सूत्र पहले था या कौन सा बाद में, तो आप इन्हें सूत्रों की तरह ही याद रखें। और यदि आप चाहें तो सभी को 2 गुणा 2 कोटि की कोई भी वर्ग मैट्रिक्स लेकर सिद्ध कर सकते हैं। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए यदि आपके पास लिखा गया हो A गुणा B मैट्रिक्स इक्वल कोई C मैट्रिक्स हो और आप A मैट्रिक्स को दूसरी साइड में लेकर जाना चाहें, केवल उसी शर्त में जब A इन्वर्स पॉसिबल हो, यानी A इन्वर्स का अस्तित्व हो, तो B का मान बनेगा A इन्वर्स इंटू C। यहाँ पर सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखना है। A B के लेफ्ट साइड में था तो ये जब पक्षांतरित होकर राइट साइड में जाएगा तो भी ये C के लेफ्ट साइड में ही जाएगा। इसी प्रकार यदि A गुणा B बराबर C लिखा गया हो और आप B को यदि B इन्वर्स का अस्तित्व हो तो दूसरी साइड में लेके जाएं तो A इक्वल बनेगा C इंटू B का। अब यहाँ आप देखिए B A के राइट साइड में था तो ये C के भी राइट साइड में जाएगा। इसी प्रकार यदि A गुणा B गुणा C बराबर D हो तो A अगर उधर शिफ्ट करूँगा तो बनेगा B गुणा C बराबर A इन्वर्स गुणा में D, और अगर C को उधर शिफ्ट करूँगा इसके बाद तो B बराबर बनेगा A इन्वर्स इंटू D इंटू C का इन्वर्स। तो इस प्रकार हमने मैट्रिक्स के गुणा में जो सीक्वेंस को ध्यान में रखा था, उसी प्रकार हम इसके प्रश्नों को हल करते समय सीक्वेंस का ध्यान अवश्य रखेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन करने में कोई गलती ना हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।